सो हेलो एवरीवन। आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आज का आर्टिकल वैसे आपको लेट ही मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा था आपको 24 तारीख डेडलाइन है मेरी, उसके बाद ही मैं फ्री हूँ। तो यस, आज सारे काम खत्म करके अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, वो क्या डिस्कस नहीं करेंगे एज यूजुअल। वो क्या विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑन अ टेलीग्राम ग्रुप। आप लोगों में से जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वो मेक श्योर ज्वाइन कर लोगे आप लोग। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वैसे भी आज का आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा ही बनेगा एज यूजुअल के कंपेयर में, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी है देखने लायक और समझने लायक। ठीक है, तो आर्टिकल भी दो डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार। आपको रीड करने से पहले मैं रीड करता हूँ, फिर आपके लिए वो कैब रिटर्न करता हूँ। आप में से है कुछ बंदे जो मेरा पूरा देखते हैं, आई नो कुछ हैं आप में से लोग जो देखते हैं पूरा, बट देखा करो। इट्स टोटली, ये सब आपके बेनिफिट के लिए ही बता रहा हूँ मैं। बाकी सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है, जैसा कि आर्टिकल की हेडिंग है। ठीक है, देखो बात करते हैं आज के आर्टिकल के बारे में। बेसिकली आर्टिकल का सिनेरियो क्या है वो चेक करेंगे। पहला काम हमारा ये रहता है कि आर्टिकल कहना क्या चाहता है। दूसरी बात के थ्रू आउट द पॉइंट कौन कौन सी चीज़ हमें मिलेगी वो हम देखेंगे। वो कैब जो है इसकी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आराम से आप जाके देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी साथ साथ में वर्ड्स तो मैं भी एक्सप्लेन करते चलूंगा आपको, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो शैल वी बिगिन? ओके देन, our heading will be like the freedom from fear। अब फ्रीडम, अब आप सोच रहे हो कौन सी फ्रीडम है। पहली बार तो काफी टाइम बाद ऐसा आर्टिकल आया जिसमें ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वरना अभी तक तो ऐसे ही लग रहा था कि भूल ही जाओ। मतलब ऐसा लगता है एवरी आर्टिकल बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, यू नो। आप लोगों ने भी फील किया होगा पीछे कुछ आर्टिकल में। ये आर्टिकल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जो जरूरी है, करना जरूरी है, क्योंकि आप किसी के बारे में सवाल नहीं पूछोगे तब तक वो अपनी कमियां भी नहीं बताएगा। समझ में आ गया? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वेर हेडिंग पे वापस आते हैं, तो पॉइंट इज दैट द फ्रीडम फ्रॉम फियर। डर से आजादी, अगर इसकी हिंदी निकाले तो। पर नहीं, फ्रीडम देखो कैसे कैसे फ्रीडम है, कैसे कैसे इस पूरे के पूरे आर्टिकल के अंदर। ठीक है, मतलब हर एक चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समझ गए? बहुत ही शानदार आर्टिकल बनाया है। बेसिकली बताना ये चाह रहा है इस आर्टिकल के अंदर, देखो अब मैं पढ़ता जा रहा हूँ कि फॉर द इकोनॉमी टू ग्रो, ठीक है, डेमोक्रेसी कांट बी इन रेसेशन। अब हमें पहले वर्ड समझना पड़ेगा हर चीज को। देखो रेसेशन वर्ड बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड वर्ड है, बट अगर मैं यहाँ इकोनॉमी के एस्पेक्ट में इस वर्ड को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो आप ये समझ लो कोई भी जीडीपी या किसी भी कंट्री की ग्रोथ के अंदर के पहले के दो क्वार्टर जो होते हैं, आपको पता है कि इकोनॉमी एज ए क्वार्टर बेस्ड डिफाइन रहती है। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, ऐसा सुना होगा आपने हिंदी में अगर। तो लगातार दो क्वार्टर यानी सक्सेसिव क्वार्टर के अंदर फॉल फ्री हो जाए, मतलब डिक्लाइन पोजीशन आनी स्टार्ट हो जाए जीडीपी की, तो उसको हम रिसेशन के अंदर कंसिडर करते हैं। ये तो रही इसकी इकोनॉमी लेवल पे बात। अब बात करते हैं इसकी लोकल लैंग्वेज में। मतलब आपकी रेगुलर बेसिस पे हर चीज सही चल रही है, लेकिन बीच के कोई दो ऐसे महीने आ गए जिसमें आपका पूरा इनकम का डब्बा डोल हो गया। साल भर आपका इनकम का पेमेंट सही आता है, महीने महीने सब, लेकिन 2 महीने बीच में ऐसा हो गया कि खर्चा ज्यादा बढ़ गया, कमाई कम बच गई। मतलब सेविंग कम हो गई थी, एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ गया था। वो जो दो दो महीने का जो पीरियड ऑफ टाइम है आपके लिए, वो दिस इज कॉल्ड द रिसेशन। अब ये तो इकोनॉमी वे में वर्ड हो गए, तो बट यहाँ कैसे यूज करना है? तो डेमोक्रेसी कांट बी इन रेसेशन, ऐसा नहीं है। अब बता रहा, अब देखो आर्टिकल के बेस पे इस वर्ड को यूज कर रहा हूँ आपके लिए, तो ये बता रहा है कि डेमोक्रेसी को कभी आप रेसेशन की तरह नहीं कर सकते। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि थोड़ी सी डेमोक्रेसी को ढीली कर दी, कभी आपने थोड़ी सी टाइट कर दी, कभी आप डेमोक्रेसी को लेके थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, कभी आप छोड़ो यार लूज ही रखते हैं। कभी आपने डेमोक्रेसी की इतनी बेइज्जती कर दी कि उससे कोई औकात ही नहीं बची, डेमोक्रेसी पूरे देश की सत्यानाश हो गई और डिक्टेटरशिप जैसा फील होने लग गया। कभी आप डेमोक्रेसी को इतना हाई मत कर दो कि कोई कुछ भी बोल रहा है और गवर्नमेंट को एक्शन भी नहीं ले रही है। दिस इज कॉल्ड द डेमोक्रेसी रिसेशन।
फर्स्ट हेडिंग विल बी क्लियर। मैं कह रहा हूँ आर्टिकल लंबा जाएगा, अगर आप में से कोई बंदा अगर अभी चाहता है तो मैं 5 मिनट हुए मैं क्लियर बोल देता हूँ यहीं पे। आधा दूरा देख के भगना हो तो ये भी भग जाना, ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो तो पूरा ही देखना, क्योंकि मेरे को भी मेरे पापा कहते हैं अगर तेरे व्यूज ही नहीं आते हैं, मतलब घर से भी प्रेशर आता है कि नहीं देखते हैं, तो फिर तो क्यों इतना। मेरे को भरोसा है और आप लोगों को भी शायद होना चाहिए मेरे पे कि नहीं यार थोड़ा तो मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो देखना तो पूरा पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिनको जब वर्ड आएंगे तभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अदरवाइज हम थ्रू द पॉइंट चलते रहेंगे और वोकैब के वर्ड्स को भी बीच में काउंट करते चलेंगे, ठीक है। तो देर आर टू रिसेंट इमेज ऑफ ग्लोबल इंडिया। मैं इस लाइन के बाद ही अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगा। द फर्स्ट इज इंडिया इज द वर्ल्ड वैक्सीनेस एक्सपोर्टर। भाई पूरे ग्लोब के अंदर हम ही अभी वैक्सीन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, ठीक है। रही बात दूसरी, सेंडिंग सप्लाईज ऑफ कोविड वैक्सीन टू द डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक आप बात मान सकते हो, तो कैसे हो जाएगा, साउथ अमेरिका टू साउथ एशिया। अगर आप जियोग्राफिकली थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो तो आपको पता होगा साउथ अमेरिका एक अलग कॉर्नर ऑफ ग्लोब है और साउथ एशिया एक अलग कॉर्नर ऑफ ग्लोब है, मतलब दो कॉन्ट्राडिक्टेड पॉइंट है, उन दोनों को काउंट कर दो तो पूरी अर्थ बन जाती है, तो इसीलिए डाइवर्स वर्ड यूज हुआ है सॉरी। अब ये तो होगी पहली बात कि इंडिया अभी रिसेंटली इमेज में क्यों है, दो कंडीशनों के कारण। पहली कंडीशन तो इसने वैक्सीन बता दी, दूसरी देते हैं द अदर इज द गवर्नमेंट फ्यूरियस लाइन अगेंस्ट द प्रो फार्मर प्रोटेस्ट। जो आपको पता ही है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता, फार्मर का प्रोटेस्ट हो रहा है जिसके बदौलत, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ग्लोबली इमेज इंडिया की क्या है उस पर बात हो रही। पहली तो पूरा पूरा विश्व बात कर रहा है इंडिया के बारे में कि वैक्सीन प्रोवाइडर देश बन चुका है इंडिया, मतलब सब कुछ अपने बल पे आत्मनिर्भर टाइप का फील। और दूसरे टाइप पे ग्लोबल इमेज क्या बनी हमारी इंडिया की, कि जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी आपको पता है यूएन तक बात चली गई है। तो ट्वीट ऑफ द म्यूजिक स्टार रिहाना एंड क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग क्रैकिंग डाउन दोज हु शेयर्ड अ टूल किट, जेलिंग दिशा रवि एंड कंटिन्यूइंग पुलिस डिप्लोमेट एट द फार्म प्रोटेस्ट साइट। दो तरह से इंडिया की इमेज बनी हुई है, एक कैसे, एक तो अच्छी और एक बुरी। अगर शॉर्ट फॉर्म में इस बात को मैं खत्म करना चाहूँ तो एक तो अच्छी इमेज बनी हुई है और एक बुरी इमेज बनी हुई है। बट बहरहाल हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं क्या कहना चाहता है। ओके, द वैक्सीन एक्सपोर्ट ड्राइव्स एम्स टू शोकेस आत्मनिर्भर इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब एंड वैक्सीन सप्लायर टू द वर्ल्ड। ठीक है, अच्छी बात है। टुवर्ड्स दिस एंड पीएम मोदी हैज अनाउंस्ड द फोकस ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, एंड डिक्लेयर दैट द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज विटाल एंड द वेल्थ क्रिएटर क्रिएट्स जॉब्स। वह बहुत बड़ा और जॉब्स क्रिएट करने में काफी अच्छा योगदान हो सकता है प्राइवेट सेक्टर का, ये कहना चाह रहे हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर क्या कह रही है, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन हैज अर्ज्ड इंडस्ट्री एंड द प्राइवेट एंटरप्राइज टू शो एनिमल स्पिरिट। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मार्टिन केन्स फ्रेज डिस्क्राइब्ड ए ह्यूमन इमोशन दैट गाइड्स एनर्जेटिक फाइनेंशियल बिहेवियर इन डिफिकल्ट टाइम। आप में शायद तो सोच रहे होंगे भाई 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 कहाँ जा रहे हो, आगे बढ़ कहाँ रहा है तू। एनिमल स्पिरिट का मतलब बताओ, क्या कहना क्या चाह रही है फाइनेंस मिनिस्टर, समझे नहीं। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आराम से समझना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। उसमें उन्होंने एक वर्ड का यूज किया था कि फाइनेंस मिनिस्टर ने यूज किया था, जो वर्ड था वो था एनिमल स्पिरिट होनी चाहिए एंटरप्राइजेस और प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ एनिमल स्पिरिट, लेट्स टेक एन सिंपल एग्जांपल फॉर यू। मैं अगर आपसे कोई भी 5 क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे पूछूंगा आप एक कलर चूज करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि आपको अगर कहीं घूमने जाना हो तो कहाँ जाओगे, मैं 4 कंट्रीज के नाम दे दूं। तीसरा क्वेश्चन मान लो मैं पूछूं आपको खाने में क्या पसंद है, 4 ऑप्शन दे दूं। चौथा क्वेश्चन पूछूं, मैं कहूँ कि आपको है ना पहनने में क्या पसंद है, क्वेश्चन दे दूं। और 5वां क्वेश्चन दे दूं, मान लो मैं आपको कह दूंगा आपको कौन सा मोबाइल ब्रांड पसंद है। अब जो 4 ऑप्शन में मैंने अलग अलग नंबर ही रख रखी है, मान लो किसी पे 10 नंबर है तो किसी आप कोई भी चूज करोगे आपके नंबर आएंगे। मान लो टोटल तब कितना क्वेश्चन है, 5, और मैक्सिमम नंबर एक ऑप्शन पे मैंने 40 रखे हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने, 200 नंबर का हो गया पेपर 5 क्वेश्चन का आपका। अब आप में से किसी ने फर्स्ट ऑप्शन चूज करोगे, कोई सेकंड, मतलब पूरा ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको मैं, ऐसा सिस्टम होता है। आप चेक करना एनिमल स्पिरिट, तो आपको पूरा अच्छे से मिल जाएगा इसके बारे में डिटेल, यूट्यूब पे और गूगल पे भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो
वहां जब आपके नंबर ऑफ रेंज आएंगे, मान लो आपने 5 क्वेश्चन किए और 200 में से आपके अटेम्प्ट हुए इतने और आपने मार्क्स गेन किए मान लो 100, किसी ने मान लो 200 अटेम्प्ट किए, किसी ने मान लो 300 नंबर गेन किए। अब मैं क्या करूंगा, रेंज रख दूंगा, मैं कहूंगा 100 से 200 के बीच में जिस बंदे के नंबर हैं वो बंदा वोल्फ की तरह है, ठीक है, जानवर होता है, या कोई बियर की तरह है 200 से 300 के बीच में, या कोई पैंथर की तरह है, या कोई टाइगर की तरह है, या कोई लोयन की तरह है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी नहीं समझ में आया होगा, रुको थोड़ा समझो कैसे बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली बताना ये चाह रहा हूँ कि आपका नेचर एज अ एनिमल, आप कैसे मतलब किस एनिमल की तरह बिहेव करते हो। फेसबुक पे नहीं करते हो क्या, जानिए यहाँ पे क्लिक करके पहचानिए कि आप है ना कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह लगते हो, 2-3 क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद आपको बता देगा कि आप बाहुबली जैसे लगते हो, कि आप सलमान खान जैसे लगते हो, कि शाहरुख खान जैसे लगते हो, आयुष्मान खुराना जैसे लगते हो, और भी बहुत एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन जैसे लगते हो, तो सब बता देते हैं। फेसबुक पे तो काफी चला था एक टाइम पे। वही होता है कि आपका बिहेवियर, आपकी थॉट, आपका पर्सनैलिटी किस चीज से कितना रिलेट करता है, दिस इज कॉल्ड द स्पिरिट। अब वो वेदर एनिमल रिलेटेड हो सकता है, बॉलीवुड सेलिब्रिटी के रिलेटेड हो सकता है, हॉलीवुड सेलिब्रिटी के रिलेटेड हो सकता है, या वेब सीरीज के रिलेटेड किसी एक्टर के रिस्पेक्ट में हो सकता है। ये तो था इसका एग्जाम्पल। लेकिन हमारे आर्टिकल में एनिमल स्पिरिट का मतलब क्या है, हमें नहीं समझ में आया। तो हमारे आर्टिकल में एनिमल स्पिरिट का मतलब आप ये है कि बेसिकली आप क्या करो कि इमोशनली ज्यादा उस चीज पे ना डाउट करते हुए सिंपली आप उस चीज पे सही एक्शन लेना सीखें। मतलब क्या है कि जैसे अभी कोरोना था, काफी कंपनियों ने अपने वर्कर्स को निकाल दिया था, ठीक है। अब कंपनी को गवर्नमेंट के लिए कि नहीं, आप फंड क्रिएट करो, आप कंपनी में जॉब्स क्रिएट करो। आज एक कंपनी की हालत इतनी बुरी है, गवर्नमेंट कहने से वो सीधा ही कैसे बन जाएगी, तो वो उसके अंदर कंपनी क्या है, एनिमल स्पिरिट है, वो इमोशनली हर्ट हो रखा है अंदर से कि भाई कोरोना में भी इतना घाटा हो गया, अभी कैसे पॉसिबल हो सकता है कुछ। तो दिस इज कॉल्ड द एनिमल स्पिरिट। मतलब एक इन्वेस्टमेंट, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो मस्त वाला। म्यूचुअल फंड, तो आपने बहुत वर्ड सुना होगा, म्यूचुअल फंड इज ऐसे करके कुछ बोलते हैं वो लोग। मान लो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो, आप कह रहे हो कि यार मार्केट डाउन चल रहा है, इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, मार्केट अप है, ऐसा करता हूँ शेयर बेच देता हूँ। ये जो सोचने की अंदर की कैपेबिलिटी है आपके अंदर, ये जो माइंड में जो चल रहा है, दिस इज कॉल्ड द एनिमल स्पिरिट। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ताले बजा दो मेरे लिए। चलो, नाउ वी डिस्कस ओवर नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। फ्रीडम जो है वो इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल का मतलब जिसको अलग नहीं किया सकता, डिविजिबल मतलब डिवाइड करके टुकड़े किए जा सकते हैं, और इनडिवाइड मतलब जिसका टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ऐसा नहीं है कि फ्रीडम को क्या है कि आप है ना टुकड़ों में तोड़ दो कि भाई इस जगह की तो आपको इतनी फ्रीडम मिलेगी, इस जगह की आपको इतनी फ्रीडम मिलेगी ना। फ्रीडम कैन नॉट बी कंपार्टमेंटलाइज, ऐसे कंपार्टमेंट में भी आप नहीं बांट सकते हो, ठीक है। द अथॉरिटेरियन इकोनॉमिक मिरेकल ऑफ द चाइना में बी द रोल मॉडल ऑफ फॉर सम, कुछ लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि वो अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग हब कहता है अपने आप को। ओ आगे ठीक है, बट इन इंडिया गिवन द डिजिंग डाइवर्सिटीज ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। अब डीजी का मतलब क्या, डीजी का मतलब आप कंफ्यूजन की स्टेट में हो, लाइक इन अ कंफ्यूजन स्टेट और अ फील अनस्टडी फ्रॉम समथिंग। तो क्या हो जाएगा कि चाइना में भी रोल ऑफ मॉडल सम, बट इन इंडिया गिवन द डिजिंग डाइवर्सिटीज, अलग अलग वेराइटी ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट कर रखे हैं इंडिया ने अपने बिजनेस स्टार्टअप को, किसी बंदे को कंपनी में इनरोल करने के लिए। तो काफी क्या है, डिजिंग है और डाइवर्सिटीज है ऑफ इकोनॉमिक लाइफ में, कहा इंडिया के अंदर। द एविडेंस शोज दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ इज द बेस्ट अचीव्ड इन द टाइम ऑफ द सिविक एंड द सोशल फ्रीडम। उस टाइम की बात कर रहा है जब क्या है कि अच्छा इस इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा ही अचीव किया जा सकता था, कब, जब सिविक और सोशल फ्रीडम कोई शानदार था। The attempt to spur free private enterprises when the vast state apparatus is severely constrict civil and democratic right। कहना क्या चाह रहा है बेसिकली कि हमने क्या कर दिया है कि जो बेसिकली जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं उनको हमने क्या है कि ऐसा जकड़ रखा है, हम लोगों ने उनको कंस्ट्रिक्ट कर रखा है। यहाँ पे एक वर्ड है देखो, कंस्ट्रिक्ट, नॉट कंस्ट्रक्ट नहीं है, CONSTRUCT नहीं है, CONSRICT है, ऐसा कुछ वर्ड है कंस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई चीज को एकदम छोटा कर देना, नेरो शेप में कर देना, तो कि उससे निकलना ही मुश्किल हो जाए। क्योंकि आपको पता है प्राइवेट्स पे काफी चीजें कंडीशनें लग चुकी है कि टैक्सेशन सिस्टम कैसे कैसे खराब होता जा रहा है, तो उन सब के रिलेटेड बातें हो रही है। अब बात कर रहे हैं कि व्हेन कोई सेडिशन लग जाए तो वो भी क्या ऐसा थप्पड़ की तरह फील होती है। मतलब कोई चीज लगा भी दे तो ऐसा लगता है कि लो तो सब लूटने वाला है, गवर्नमेंट कुछ करती है तो एक्शन।
तो उसी बात, व्हेन दोज होल्डिंग एनी आइडियोलॉजी अपोज टू द गवर्नमेंट रेजिम, अगर कोई एक ऐसी आइडियोलॉजी लेके चल रहा है वो गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है उनके एकदम अपोज में, रेजिम मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बनेगी कोई प्रोसेस, ठीक है, तो उसके एकदम अगेंस्ट है, तो या तो वो प्रिजन, या तो जेल के अंदर, या मजल कर देंगे उसके, मतलब उसके थोबड़े को। मजल का मतलब होता है आपका फेस का, आपका थोबड़ा, ठीक है, हमारे इधर मारवाड़ी में बोलते हैं थोबड़ा फेस को, ठीक है। इज बाउंड टू फेल एंड पर्टिकुलरली इफ फियर इज अ डोमिनेट इमोशन, भाई आ ही जाता है, एक तो होते ही डोमिनेट इमोशन तो बन ही जाता है वो अपने आप में। बात करें आगे, द फर्स्ट स्टेप इज अनलीजिंग द एनिमल स्पिरिट इज श्योरली टू रिकॉग्नाइज दैट fear and the control over thought the expression are the biggest deterrent to those spirit। पहला काम तो यही है, अनलीज करना पड़ेगा एनिमल स्पिरिट को, ठीक है। हु आफ्टर ऑल इज द कॉमन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर बेसिकली आपको पता होगा वो जो अपना खुद का कोई नया आइडिया जनरेट करके एक नए बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है, दिस इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ओके, ही और शी ऑफन ए यंग जीनियस बिहाइंड ए स्टार्टअप और ए न्यू बिजनेस इज अबव ऑल free thinker who is able to generate bright new idea that may catch the imagination of people। में यही रुकता हूं एक बार। बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि सपोज कि मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे ना मतलब है ना ऐसी कंपनी का स्टार्टअप, मेरा एक ऐसा शानदार स्टार्टअप है जिससे मैं काफी अच्छा ग्रोथ कर सकता हूँ अपने रिस्पेक्ट में और अपने देश के रिस्पेक्ट में, जिससे गवर्नमेंट को भी काफी फायदा होगा। लेकिन मेरे जो स्टार्टअप का जो आइडिया है उसकी वजह से कुछ चीजें मतलब डिफेक्ट हो रही है, सॉरी डिफेक्ट नहीं इफेक्ट हो रही है, लाइक इन्वायरमेंट को इफेक्ट पड़ेगा मेरे इस आइडिया से, तो क्या गवर्नमेंट अलाउ करेगी मेरे को, चाहे कितना भी फायदा हो? नहीं करेगी। दिस इज कॉल्ड, यहाँ बात इस बात पे हो रही है कि फ्रीडम और फ्री फ्रॉम फियर की बात यहाँ इस लेवल पे हो रही है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज रूटेड है इज द फ्रीडम टू थिंक, क्योंकि उनकी बेसिक नीड यही है कि उनको हर तरफ से आजादी चाहिए एंटरप्रेन्योर को, कोई भी एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए। यार हम खुद भी कुछ स्टार्ट करते तो हमारे पड़ोसी हमारे रिलेटिव पहले आके कहते हैं क्या तुझसे होगा, मजाक कर रहा है तू, ये और तू कर लेगा, तो वहीं से ही फ्रीडम खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। गवर्नमेंट तो मैं बाद में जाऊंगा, इस रूट लेवल पे ही ना मतलब सत्यानाश करने के लिए रिलेटिव और पड़ोसी आ जाते हैं, समझ रहे हो आप बात को। तो गवर्नमेंट तक की तो ये आर्टिकल पहुंचा रहा है, जहां तक ये जो मैंने वर्ड बोल रहे हैं ये भी इसको आर्टिकल में लिख देना चाहिए था, बट एज अ गवर्नमेंट बेस पे ये आर्टिकल है तो ये सही है अपनी जगह पे। बट आप सोच के देखो, आप कुछ भी कोई आइडिया को इंप्लीमेंट करना चाहते हो ना लाइफ में, फर्स्ट पर्सन जो आपको रोकने के लिए आएगा वो आपका रिलेटिव होगा, मेरे से लिख के ले लो। अगर आप क्वेश्चन करना चाहोगे कहीं पे तो बात कर रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा और आपने इंप्लीमेंट कर दिया और आप सक्सेस हो गए तब तो सब तारीफ करते हैं, वो सबके लिए पुराना है, ठीक है। सो टू क्वेश्चन प्रिवेलिंग द प्रेडिकम एंटरटेन इनकन्वीनियंट ट्रूथ एंड कम अप विद आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, ठीक है, सही है, ये बात कर चुके हैं। बट इन द क्लाइमेट ऑफ फियर, बता चुका मैं आपको, वेयर द फ्रीडम टू थिंक द सिविली कंस्ट्रक्ट, क्योंकि अगर आप क्लाइमेट के रेस्पेक्ट में आपका भाई आइडिया है तो आप बैठ जाओ, घर पे बैठ जाओ, फिर आपको क्या कंस्ट्रक्ट कर देंगे, नैरो माइंड कर देंगे, नैरो कर देंगे आपके आइडिया को बाय द फियर ऑफ बीइंग डबल एंटी नेशनल द रबस्ट एनर्जीज एंड द न्यू एंटरप्रेन्योर आर इन डेंजर बीइंग स्नफ आउट। मतलब बेसिकली नए एंटरप्रेन्योर के लिए कुछ नए आइडिया के साथ किसी चीज को स्टार्ट करना थोड़ा सा feel like a risky। So in the past week the internet has been shut down in a various protest sites। There are a move to bring the social media platform Twitter and Facebook under the government dictate। dictate का मतलब डिक्टेटरशिप नहीं है, आप वैसे मत लेना, इसका मतलब गवर्नमेंट के थ्रू कोई चीज को लगाया जाना, कि भाई गवर्नमेंट ने कह दिया यहाँ पे नेट शट डाउन रहेगा 10 महीने तक या 1 महीने तक, तो दिस इज कॉल्ड द गवर्नमेंट डिक्टेट, यानी गवर्नमेंट का फरमान मान लो, आप ऐसा फरमान वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। द पॉलिटिकल लीडरशिप हैज डिक्राइड का मतलब डिक्री, यहाँ वर्ड हुआ है डिक्राइड, देखो ये रहा DECRIED, तो ये बेसिकली ये वर्ड है, आपको वो कैब के अंदर ये वर्ड मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसमें ये वर्ड मैंने लिख रखा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसका मतलब होता है कोई चीज को आपको बेसिकली डिनाउंस करना, वो भी पब्लिक लेवल पे मना कर देना। कैसे मना किया है, तो पॉलिटिकल लीडर जो है उन्होंने हैज डिक्राइड दैट द स्ट्रैगल होल्ड का मतलब जैसे गले का दोस्तों के साथ करते हैं ना, गले से पकड़ के किसी को ऐसे उनके गले को दबा देना, तो वैसी सिचुएशन कर देना ऑफ IS बाबूज येट इन द रिसेंट टेक ओवर ऑफ द दिल्ली ग्याम खाना क्लब। वी सी द एवर एक्सपेंडिंग गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हैज टेकन अ चार्ज ऑफ recreational hub and in a clear attempt to thwart the policy can constrict
academic freedom, publicly fund and university now need the government permission for international online conference. ठीक है, ये सब मोटा मोटी बातें हैं जो मैं बता चुका हूं आपको। चलते हैं आगे। इन इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ ओरिएंटेड फेज ड्यूरिंग द 10 years ऑफ, अब बात कर रहा है उन लोगों की जिस टाइम की बातें की जा रही है, जिस टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ का एक ओरिएंटेशन एक अलग ही लेवल पे था, ठीक है, तो उन टाइप की बातें की जा रही है कि उन लोगों ने इस चीज को कैसे कैसे एक स्टेडी वे में, मतलब कंट्रोलिंग वे में इसके ग्रोथ को रखा अपने आप में। तो क्या है, इन इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ ओरिएंटेड फेज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पीवी नरसिम्हा राव, जो कि हमारे पीएम रह चुके ए बी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जी, वो भी हमारे रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, एंड मनमोहन सिंह जी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। गवर्नमेंट डिलीवर्ड स्टडी ग्रोथ रेट एंड हैड ए लाइटर फुटप्रिंट इन द सिविक लाइफ। उस टाइम की बात कर रहा है, उसके टाइम पे उन्होंने एक अच्छी फुटप्रिंट कह सकते हैं ग्रोथ रेट रखी थी। Vajpayee and the Singh ran coalition government and they may have an occasion and failed to provide a decisive leadership, yet in their time India big state was less intrusive. ठीक है, मतलब इतना इंट्रूसिव नहीं था, इतना अनवेलकम जैसा फील नहीं होता था उस टाइम, इतना मतलब उस टाइप की बात हो रही है। ठीक है, तो बस बेसिकली इसी टाइप का है। तो अगर हम बात करें अगर ढंग से, तो बेसिकली एंटर ये आर्टिकल का अगर सार मैं निकालना चाहूँ आप लोगों के लिए, आगे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आगे की जो बातें हैं वो हमारे इस बेसिस पे नहीं खड़ी होती हैं आके, जिस बेसिस पे मेरे को डिस्कस करना चाहिए। मेन एरिया हमारा यहीं तक था डिस्कस करने का, दैट्स वाई मैं 2 आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी मैं यहाँ तक आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बाकी पूरी यहाँ तक जो पढ़ा हुआ है इसकी वो कैब आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इधर वाले की वो कैब की बात कर रहा हूँ, इस वाले की वो कैब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इधर वाला भी मैंने पढ़ा हुआ है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी भी वो कैब नोट की हुई है। तो फाइनल वर्ड देख लेते हैं इस आर्टिकल के ज्यादा अच्छे से। तो हु आफ्टर ऑल इन द कॉमन एंटरप्रेन्योर ही और शी अबव ऑल फ्री थिंकर हु इज बी एबल टू जनरेट अ ब्राइट न्यू आइडिया दैट may catch the imagination of the people. सो यही रोक दे क्या, बाकी एकदम क्लियर विजिबल होगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। छोटा आर्टिकल है, थोड़ा मजा नहीं आएगा, ठीक है। ये आपके सामने है, ऑयल ऑन द बॉयल, प्राइस हाइक चल रहा है, पेट्रोल प्राइस हाइक सिस्टम चल रहा है। तो देखो, आप देख रहे हो मीडिया, मतलब ये न्यूज़पेपर ने कितना छोटा आर्टिकल दिया इसके बारे में। अभी देखो, ऑयल ऑन द बॉयल क्या कह रहा है, गवर्नमेंट नीड टू लोअर फ्यूल टैक्सेस बिफोर इकोनॉमी रिकवर इज हार्म्ड। ठीक है, आप मतलब गवर्नमेंट को अब तो तेल के दाम कर देने चाहिए, क्योंकि आप रिकवरी का, इकोनॉमी रिकवरी की बात कर रहे हो, लेकिन वो खुद में अपने आप में ज्यादा हार ना आ जाए, ऐसा बोलते हैं ना। वो कौन सी फिल्म है यार, याद नहीं आ रहा। किसी को इतना भी मत डराओ कि डर से डर खत्म हो जाए, ऐसा कुछ डायलॉग है। तो ये वही बात है, ठीक है। तो बेसिकली ये आर्टिकल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, यू हैव टू रीड। इसकी वो के भी पीडीएफ है इसके अंदर। क्या छोड़ू यार, आपके लिए कर लेते हैं ना, 2 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेट दैट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ टू डिसाइड ऑन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। ठीक है, कोई खास नहीं है। वेल द रिमेंड अनचेंज, उसको कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, द मीटिंग मिनट एट द सजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट शक्तिकांत दास, जो कि हमारे आरबीआई गवर्नर है फॉर गवर्नमेंट सेंट्रल एंड द स्टेट, ही कॉल्ड द अनवाइडिंग ऑफ द हाई इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अगर कोई बंदा मेरे साथ अभी जुड़ा है मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बता चुका हूं मैं। जीएसटी क्या है, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। सर्विस टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस यही है, जस्ट इसको थोड़ा सा पुट डाउन विद साइड, जस्ट नोट इट आउट लाइक द इनडायरेक्ट टैक्स एंड द डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स ले लो, जो गवर्नमेंट आदमी पे लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, सिर्फ डिटेल में कभी बड़ा आर्टिकल आएगा तो डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी सबसे बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, ला 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 ला। सो इनडायरेक्ट टैक्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, अब नहीं बताऊंगा तो वो अपने आप में बुरा माना जाऊंगा। देखो, पेट्रोल और डीजल की बात हो रही है, जबकि पेट्रोल और डीजल पे तो जीएसटी काउंट ही नहीं होती ना यार। तो आप फिर मेरे पे अंगुली ना उठा दो, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
चलो आ गया, मेरा मन था इसको कभी अकेले में एक सिंगल वीडियो बनाकर डिस्कस करने का। देखो बेसिकली जब हम बात करते हैं पेट्रोल की, पेट्रोल बेसिकली हमें पड़ता है 23 रुपये समथिंग, ऐसा कुछ मान लो रेंज। उसके बाद उसके रिफाइन की कुछ चार्जेस लगते हैं, ठीक है, रिफाइन पे कुछ रुपए लगते हैं, मान लो 2 रुपए लगते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी का मतलब ये होता है कि उत्पादन कितना हुआ है, उत्पादन पे टैक्स लगता है। जैसे आपने कोई चीज बनाई है तो गवर्नमेंट के आदमी आके खड़े हो जाएंगे, हाँ तूने क्या बनाया, मार्केट में बेचना चाह रहा है, इसको बनाने का टैक्स दे मेरे को पहले। तो वो लगभग अभी 32 रुपए के आसपास कर रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पेट्रोल आता है, वहां वो क्या लगाते हैं, वेट लगाते हैं। वेट मान लो कोई 5 रुपए 7 रुपए ऐसा कुछ होगा वेट। फिर कमाता है पेट्रोल पंप वाला 1 लीटर पे कुछ 1 रुपया 2 रुपया, तो ये सब जुड़ के हमारा पेट्रोल पड़ जाता है कुछ 80-90 रुपए का। इसीलिए रेटें बढ़ती जा रही है, 100 के पार पेट्रोल पहुंच गया है। ये इस पूरे आर्टिकल का सार है। वैसे ये बताने का मन नहीं था, मैं इसको अच्छे से डिस्कस करता आपके साथ, मतलब इसका मेरे को शॉर्ट वीडियो बनाने का मन था। लेकिन अगर आप सोचो, मजाक नहीं कर रहा, अगर इस पे अगर जीएसटी लग जाए तो सिंगल टैक्स लगेगा, मतलब 28% ही लगा दो भली, तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मन था इस पे। तो ये है बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब, कि अलग अलग वे में टैक्स लगे कोई चीज पे, दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जैसे वेट लगे, एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी का मतलब बेसिकली ये होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट होता है ना एसएससी के अंदर, तो उनका काम यही होता है कि कोई कंपनी अगर कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है तो उस पर टैक्स ठोकना है। दिस इज कॉल्ड द एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज टैक्स। टैक्स बहुत तरह के होते हैं, एक्साइज टैक्स, एंट्री टैक्स, जो ट्रक जो एंट्री करते हैं किसी दूसरे स्टेट के अंदर अंदर, वो होता है एंट्री टैक्स। बाकी वो खत्म हो चुका है, उस पर जीएसटी लग चुका है, ठीक है। काफी टैक्स होते हैं, दुनिया भर के टैक्स हैं, मैं उन सबको शॉर्ट फॉर्म करके जीएसटी में डाल दिया कुछ को, तो कुछ अलग है अभी भी। हाँ, पेट्रोल और शराब उन पे जीएसटी नहीं लगता, उन पे स्टेट गवर्नमेंट अपने थ्रू टैक्स लेती है। चले आगे, ओके। देखो मेरी बार बार ना बीच में ओके बोलने की आदत है, तो मेरे को एक दो बंदों ने कहा आप बार बार ओके क्यों बोलते हो, खुद ही पढ़ा रहे हो, ये जो आदत है क्या करें। This is he added is necessary to limit the build-up of the cost pressure in the economy. Taxes are the primary reason for the record high in the retail price of the petrol and diesel. Primary reason बता रहे हैं इसको टैक्स को, तो which have already breached 100 per liter, मतलब ब्रीच मतलब उसके रिकॉर्ड को ही सत्यानाश कर चुका है। Some parts of India, वो तो पार्ट हमें पता है कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र में हो चुका है, राजस्थान में कर दिया होगा, यहाँ ये 2-3 स्टेट हमें मीडिया में देख के पता चल रहा है। For sure the rise in the price of the international crude has played its part. देखो गवर्नमेंट ने दो सिस्टम चलते हैं, एक तो रेगुलेशन चलता है और एक डी रेगुलेशन चलता है। रेगुलेशन और डी रेगुलेशन का बेसिकली मतलब ये है कि एक तो गवर्नमेंट चाहे तो खुद रेगुलेट कर सकती है कि पेट्रोल के प्राइस कैसे रखने चाहिए। बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल को, लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद चाहे तो खुद भी रेगुलेट कर सकती है, और खुद नहीं चाहे तो डी रेगुलेट भी कर सकता है। तो इसका घाटा बताता हूँ क्या है। तो इसका घाटा ये है कि जब पहली बार इसको शायद डी रेगुलेशन वाला सिस्टम लेके वाजपेयी सरकार आई थी, ठीक है, बीजेपी की सरकार ही लेके आई थी। तो डी रेगुलेशन बेसिकली यही होता है कि जब पेट्रोल का दाम ग्लोबली डिक्रीज हो जाए तो उसका इंपैक्ट पड़ता है हर कंट्री पे, बट ऐसा भारत में नहीं हुआ था। आपको पता है पीछे से क्रूड ऑयल का है ना दाम बहुत कम हुआ था कोरोना वायरस को, लेकिन तेल की प्राइस कम हुई थी, नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली डीरेगुलेशन। और रेगुलेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट खुद क्या है कि रेगुलेट करे। जैसे आप पहले देखते थे, आप अगर छोटे थे, छोटे नन्हे से बच्चे थे, मैं भी छोटा सा बच्चा था, तब की बात है कि जब हम न्यूज में पढ़ते थे कि कल से पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, तो हम फटाफट बाइक लेके चले जाते थे और है ना 200-300 का इकट्ठा तेल भरवा देते हैं। बल्कि बढ़ना तो पांच पांच क्या सॉरी 1 रुपए 2 रुपए बढ़ता था, लेकिन हमें पहले पता क्या चलता था, दिस इज कॉल्ड द रेगुलेशन सिस्टम। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती थी, हर 15 दिन में दाम चेंज करती थी, दिस इज कॉल्ड द रेगुलेशन सिस्टम। लेकिन उसको फिर हटा दिया क्योंकि उससे क्या लोग फायदा उठाने लगे थे। अब कितना कितना फायदा उठाएंगे, पर हाँ एक इंडिया लेवल पर देखें तो लोग फायदा उठाने लगे थे, क्योंकि 15 दिन में अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो लास्ट 14 दिन पे सबको पता है कि अगले दिन दाम बढ़ने ही वाले हैं, तो लाओ आज ही भर लेते हैं सारा तेल। तो ये होता है रेगुलेशन और डी रेगुलेशन का सिस्टम। तो ये प्राइमरी रीजन बता रहा है। और ये जो इसने बताया कि इंटरनेशनल क्रूड हैज प्लेड द पार्ट, ये इस बात को मैंने एक्सप्लेन किया आपके लिए। द इंडिया बास्केट ऑफ द क्रूड 62 बैरल दिस वीक, an increase at least 25% since the end of the year. The real picture, however, emerged. The retail price is subdivided. A week ago, the retail price of the petrol in Delhi was 90 रुपया. Of this, 64% price बढ़ गई. Account of the tax and the dealer commission, the major portion of the tax went to the center is 32.90 रुपया. This is excise duty, brother. 32.90. ओरिजिनल प्राइस जो तेल का है ना, उससे ज्यादा तो गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी ले रही है भैया, देख लो, ठीक है। 4 लीटर द सेंट्रल टैक्स इज हायर देन द प्राइस ऑफ पेट्रोल।
सेंटर का जो टैक्स है वो पेट्रोल के बेस प्राइस से भी हाई है। जो मैं बात बोल रहा हूँ वो अगली बात ये लिख दे रहा है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो, पढ़ लेना इसको। जो था वो ऊपर वाली लाइनों में आ गया, बस नीचे बता रहा है किस किस स्टेट में कितना कितना बढ़ा है। ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, 30 मिनट हो गए हैं इसलिए मैं ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे लिए थोड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। आज वीडियो थोड़ा लेट आएगा, देख लेना पूरा, समझ लो यार क्या कर रहे हो। मार देना सब्सक्राइब, ठोक देना लाइक, कर देना कमेंट। बाय बाय।